कभी सोचा है कि सालों तक किसी कंपनी में मेहनत करने, अपनी वफादारी दिखाने का इनाम क्या मिलता है? इंडिया में इसका एक बाकायदा कानूनी जवाब है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। और हाँ, ये कानून सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी समझना उतना ही जरूरी है। तो चलिए, आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। अब ये कानून थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, तो हमने इसे आसान बनाने के लिए 5 सीधे साधे सवालों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि ग्रेच्युटी आखिर है क्या, इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसकी गिनती कैसे होती है, पेमेंट का प्रोसेस क्या है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर ये ग्रेच्युटी है क्या भला? आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। तो सीधा सवाल ये है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 असल में है क्या। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ग्रेच्युटी एक तरह का थैंक यू पेमेंट है, एक एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉई को उनकी लंबी और वफादार सर्विस के लिए। ये कानून बस ये पक्का करता है कि ये थैंक यू सिर्फ कहने की बात न रह जाए, बल्कि एक असली फाइनेंशियल बेनिफिट हो। ये कर्मचारी के योगदान को एक तरह से सम्मान देना है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ग्रेच्युटी क्या है। अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हर कोई इसके लिए एलिजिबल है? आइए देखते हैं कि कानून के हिसाब से कौन कौन इसके दायरे में आता है। देखिए, ये कानून सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। ये एक्ट फैक्ट्रीज, माइंस, पोर्ट्स, रेलवे कंपनियों से लेकर ऐसी कोई भी दुकान या एस्टैब्लिशमेंट पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस भी इसकी जद में आते हैं। और एम्प्लॉय किसे माना जाएगा? कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। इसमें लगभग हर कोई शामिल है, चाहे वो स्किल्ड काम करता हो, सेमी स्किल्ड, मैनुअल या फिर क्लेरिकल। बस अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षुओं को छोड़कर। अगर कोई सैलरी पर काम कर रहा है तो ज्यादातर चांस है कि वो इस कानून के दायरे में आता है, चाहे उसका रोल कुछ भी हो। और अब आता है सबसे जरूरी नियम। ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होने की जो मेन शर्त है वो है एक ही एम्प्लॉयर के साथ कम से कम 5 साल की लगातार सर्विस। लेकिन हाँ, इसका एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन भी है। अगर किसी कर्मचारी की दुखद मृत्यु हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है तो ये 5 साल वाली कंडीशन लागू नहीं होती। लेकिन कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या है? क्या रोज ऑफिस जाना जरूरी है? देखिए, कानून अलग अलग वर्किंग एनवायरनमेंट को समझता है। जैसे अगर कोई माइंस में काम करता है तो 1 साल में 190 डेज काम करना भी कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा, और बाकी सभी जगहों के लिए ये लिमिट है 240 डेज। इससे यह तय होता है कि कैलकुलेशन सबके लिए फेयर हो, चाहे उनका वर्किंग शेड्यूल कैसा भी हो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, पैसे कितने मिलेंगे? चलिए अब ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। देखिए, कमाल की बात यह है कि कानून खुद हमें बताता है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये कहता है कि ग्रेच्युटी का हिसाब लास्ट सैलरी के आधार पे होगा और सर्विस के हर पूरे साल के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर होगा। मतलब साफ है, जैसे जैसे करियर में तरक्की होगी, ग्रेच्युटी का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं इन 4 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, अपनी आखिरी महीने की सैलरी लीजिए, मतलब बेसिक प्लस डीए। स्टेप 2, इस सैलरी को 26 से डिवाइड कीजिए, इससे 1 दिन की सैलरी निकल आएगी। अब आप सोचेंगे 26 ही क्यों? क्योंकि कानून महीने में 26 वर्किंग डेज मानता है। स्टेप 3, अब जो 1 दिन की सैलरी आई है उसे 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। और फाइनली स्टेप 4, इस अमाउंट को टोटल सर्विस के सालों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही है ग्रेच्युटी का अमाउंट। हाँ, एक और जरूरी बात, कानून के इस वर्जन के मुताबिक ग्रेच्युटी के अमाउंट पर एक ऊपरी सीमा भी है, एक कैप है। कुल देय राशि 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक कानूनी लिमिट है जिसके बारे में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को पता होना चाहिए। तो हिसाब किताब तो समझ आ गया, लेकिन असल में ये पैसा हाथ में आता कैसे है? चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं और पेमेंट के पूरे प्रोसेस को समझते हैं, नॉमिनेशन से लेकर फाइनल पेमेंट तक। कानून ने पेमेंट के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी टाइमलाइन बना रखी है। देखिए, सर्विस का 1 साल पूरा होने के बाद एम्प्लॉई को नॉमिनेशन करना होता है। फिर जब नौकरी खत्म होती है तब ग्रेच्युटी पेबल हो जाती है, मतलब अब उसे देना है। इसके बाद एम्प्लॉयर के पास पेमेंट करने के लिए पूरे 30 दिन होते हैं, और अगर वो लेट हो गए तो फिर उन्हें बकाया अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये सिस्टम अकाउंटेबिलिटी तय करता है। लेकिन क्या होगा अगर सब कुछ इतनी आसानी से ना हो? अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो?
हमारे इस आखिरी सेक्शन में हम यही देखेंगे कि डिस्प्यूट्स और पेनाल्टीज के मामले में क्या होता है, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है, और कानून न मानने वाले एम्प्लॉयर्स का क्या हश्र होता है। तो सवाल यह है कि क्या कोई एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी रोक सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ बहुत ही खास और सीरियस मामलों में। जैसे अगर किसी एम्प्लॉई ने जानबूझकर कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेच्युटी का कुछ हिस्सा रोका जा सकता है। और अगर मामला बहुत ज्यादा संगीन है, जैसे कि दंगा फसाद या कोई गंभीर अपराध, तो ग्रेच्युटी को पूरी तरह से भी जब्त किया जा सकता है। और इस कानून को मजबूती से लागू करने के लिए सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई एम्प्लॉयर पेमेंट से बचने के लिए जानबूझकर झूठी जानकारी देता है, तो उसे जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, कानून के किसी भी नियम को तोड़ने, जिसमें पेमेंट न करना भी शामिल है, पर भी सजा है। ये पेनाल्टीज इसलिए हैं ताकि एम्प्लॉइज के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो सके। तो आखिर में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिश्ते में एक फेयरनेस लाता है। और जानकारी ही तो ताकत है ना? तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जानना कि किसी के अधिकार क्या हैं, ये एक कर्मचारी और एक नियोक्ता के बीच के रिश्ते को, उनकी डायनामिक्स को कैसे बदलता है।